हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर मैं हिंदी भाषा में, नॉर्मल भाषा में अगर बोलूं तो अपना हार्मोन वाला चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस पूरे चैप्टर में हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें हार्मोन के बारे में जानने से पहले क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं, उनमें पहली बात तो आपको याद रखनी है कि उनमें डक्ट जो है वो नहीं होती है, इसीलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड बोल दिया जाता है कि उनके में डक्ट जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बातें हार्मोन के बारे में लिखी हुई है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, वो इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, वो इंटरसेलुलर मतलब सेल से सेल के बीच में वो मैसेंजर का काम करते हैं और प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब बहुत थोड़ी सी अमाउंट में उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली। अब एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा देखना चाहते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है। देखो अपने पास एनिमल किंगडम में हमने देखा था इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, और क्या होता है अपने पास वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये बात हमें एनिमल किंगडम से भी पता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो थोड़े पुराने एनिमल हैं, वर्टिब्रेट थोड़े नए एनिमल हैं, थोड़े एडवांस एनिमल हैं। ठीक है, अब ये वर्टिब्रेट्स जो हैं एडवांस एनिमल हैं तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या होगा, थोड़ा एडवांस होगा। ठीक है, वो बात कैसे पता चली कि इनवर्टिब्रेट्स के एंडोक्राइन सिस्टम को जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत थोड़े से, ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा गया है फ्यू हार्मोन, है ना, बहुत थोड़े से हार्मोन्स उसमें पाए जाते हैं। जबकि वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन हैं, हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन, बहुत सारे, बहुत टाइप के हार्मोन अपने अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो गई, है ना। अब वर्टिब्रेट्स में भी हम क्या हैं, ह्यूमन हैं। तो इस चैप्टर में हमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आएगा, इसमें वो चीजें आएंगी जो हार्मोन रिलीज करेंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी चीजें आएंगी कि ह्यूमन की बॉडी में जो भी चीज हार्मोन रिलीज करती है वो आ जाएगी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएंगे, और अदर ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से आ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, पीनियल आ जाएगा, थायराइड आ जाएगा, एड्रीनल आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, थाइमस आ जाएगा, पैराथाइरॉइड, माफी चाहता हूं। ठीक है, और अगोनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अदर ऑर्गन की बात करें तो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये भी अपने हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, इसी चैप्टर में उनकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले हम पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ये सबको समझेंगे। ठीक है, देखो ये बहुत एक अच्छी कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको पता ही नहीं चलता कि एपिथैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, डायंसिफेलोन क्या होता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक ये रफ डायग्राम बनाया है ना, इससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। देखो ये ब्लू कलर का बीच में जो डब्बा है, बॉक्स है, ये है अपना थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होगी, एपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर, थैलेमस के, तो वो हो जाएगी एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस कहां होगा, थैलेमस के ऊपर होगा। ठीक है, अब थैलेमस के नीचे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तो उसका नाम होगा हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, किसके नीचे, थैलेमस के नीचे, तो ये हो जाएगी हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस, एपिथैलेमस कहां होगा, उसके ऊपर, हाइपोथैलेमस कहां होगा, उसके नीचे। ठीक है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोल दिया जाता है, डायंसिफेलोन बोल दिया जाता है। और ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों के माइंड में, ये क्लियर ही नहीं होता है ना, और इस रफ डायग्राम से सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो रही है। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन होती है, उसको भी हम इस रफ डायग्राम से दूर करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को आखिरी तक पता ही नहीं चलता कि ये है क्या, कैसे है, हाइपोथैलेमस कैसे है, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे है, उनकी लोकेशन पता ही नहीं चलती। देखो
ये है अपना हाइपोथैलेमस, है ना, ये हाइपोथैलेमस था, इसको मैंने यहां पे दिखाया कि ये अपना हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस में क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। इनफंडिबुलम के थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान दो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, इनफंडिबुलम के थ्रू। पहली बात हो गई। दूसरी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहां पे लोकेटेड होता है, कहां पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो अपने अंदर एक बोन होती है, स्फीनोइड बोन, है ना, आपने सुना होगा ना, जब आप मसल वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी आएगा कि स्फीनोइड, इथमोइड और वो सारी बोन होती हैं। तो स्फीनोइड नाम की एक बोन, एक हड्डी होती है, और स्फीनोइड बोन में एक कैविटी बन जाती है, जिसको सेला टर्सिका बोला जाता है। इसको बोन का नाम ऐसे याद रखना, S4 स्फीनोइड, S4 सेला टर्सिका। मैंने क्या बोला, स्फीनोइड जो बोन है उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको सेला टर्सिका बोला जाता है, और उस कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है इनफंडिबुलम के थ्रू, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है, एक कैविटी है, एक बोनी कैविटी है जिसका नाम सेला टर्सिका है। और कौन सी बोन की कैविटी है, वो स्फीनोइड बोन की कैविटी है, वहां पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस के बारे में जो एनसीईआरटी में बातें लिखी गई हैं उसको मैं एक रफ डायग्राम से यहां आपको, है ना, समझाना चाहूंगा। ये एक रफ डायग्राम है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, पर चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखो, मान लीजिए ये मैंने हाइपोथैलेमस बना दिया, है ना। अब हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती हैं, ये रेड कलर की क्या है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल होती हैं, जिनको न्यूक्लियाई भी बोल दिया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक रफ डायग्राम है चीजों को याद कराने के लिए। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल होती हैं जो रेड कलर की हैं, जिसको न्यूक्लियाई भी बोल दिया जाता है। अब ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल क्या रिलीज करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब ये हार्मोन कहां से सिक्रीट हुए हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुए हैं, इसलिए इन हार्मोन्स को क्या बोल दिया जाता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, है ना। हार्मोन कहां से आए हैं, हाइपोथैलेमस से आए हैं, तो इनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का नाम दे दिया जाता है। अब हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रिलीजिंग होंगे, एक इनहिबिटिंग होंगे। देखो, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हाइपोथैलेमस का रिश्ता पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ इस तरीके का होता है। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगा वो किस लिए करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल कैसे करेगा, रिलीजिंग हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को बढ़ा देंगे। इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रीशन को घटा देंगे। कंट्रोल कैसे करेगा, या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा, या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा, है ना। तो जो रिलीजिंग हार्मोन होंगे हाइपोथैलेमिक वाले, वो क्या करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर देता है, अब ये जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, ये स्टिमुलेट कर देगा कि पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन की, नाम से ही कवर हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा, सिक्रीट करवाएगा। कहां से, पिट्यूटरी पे असर डालता है तो वहीं से करवाएगा। ठीक है, इधर इनहिबिटिंग की बात करें तो सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस का, वो क्या करेगा, देखो इनहिबिटिंग है। स्टेटिन वर्ड कहां से आया, स्टेटिक। देखो, स्टेटिक वाटर क्या होता है, रुका हुआ पानी। एक तो होता है मोशन की, है ना, मोशन, और कोई स्टेटिक पोजीशन है मतलब रुका हुआ है। तो स्टेटिक वर्ड कहां से आया, रुका हुआ है, मतलब रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। किसको इनहिबिट कर देगा, कि पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके रिलीज को इनहिबिट कर देगा। तो बेसिकली यहां से बात अपने को क्या समझ में आई कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी को मैनिपुलेट करते हैं, या तो रिलीज करवा देंगे या इनहिबिट करवा देंगे, है ना। और रिलीज में जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है जीएनआरएच का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। ठीक है, इनहिबिटिंग में किसका दिया हुआ है, सोमैटोस्टेटिन का, सोमैटोस्टेटिन नहीं, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन का जो ग्रोथ हार्मोन पे असर डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन कैसे कैसे होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कैसे होता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो होगा एडिनो हाइपोफिसिस, एक होगा न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने का, याद करने का बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं कि
पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक एडिनो हाइपोफिसिस, एक न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, अब एडिनो हाइपोफिसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफिसिस क्या उसी को बोल देते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, अब एक वर्ड आता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक वर्ड आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो जो ये पार्स डिस्टेलिस है ना, इसी को क्या बोल दिया जाता है, एपी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दिया जाता है। ठीक है, और पार्स नर्वोसा जो है, जो कि न्यूरो हाइपोफिसिस को बोल रहे हैं, उसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो हमने यहां पे एक बात देखी थी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कनेक्टेड हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में देखो ये जो पार्स इंटरमीडिया है ना, ये तो लगभग मान के चलो इसी में मर्ज हो चुका है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं, पर मान के चलो जैसे ह्यूमंस हैं तो इसमें ये लगभग मर्ज हो चुका है। तो ये पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और दोनों किससे जुड़े होने चाहिए, हाइपोथैलेमस से जुड़े होने चाहिए। तो यही डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में है कुछ इस तरीके से कि ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, दोनों इनफंडिबुलम के, ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के थ्रू किससे जुड़े हुए हैं, हाइपोथैलेमस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है, यहां पे याद रखने की बात क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये यहां पे याद रखने लायक बात है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हार्मोन्स की बात करें तो पार्स डिस्टेलिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं, उससे कौन से हार्मोन होंगे, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और एमएसएच यानी पार्स इंटरमीडिया से जो होगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पार्स नर्वोसा से कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे कि भाई पार्स नर्वोसा से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, और यहीं पे गलती हो जाएगी, यहीं पे गलती हो जाएगी। देखो एक्चुअल में जो ये दो हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है, ये नहीं बनाता। देखो ये वाले जो हार्मोन थे वो यही बना रहा था, ये वाला जो हार्मोन था वो यही बना रहा था, बट ये वाले हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं बनते हैं, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ये सिर्फ यहां पे स्टोर होते हैं और बाद में सीक्रेट होते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो सारे हार्मोन थे ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बन रहे थे, बट ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है जो कि पार्स नर्वोसा के हैं, वो एक्चुअल में बनते कहां हैं, सिंथेसाइज कहां होते हैं, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में बनके वो कहां स्टोर हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब जब जरूरत पड़ेगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सीक्रेट होते रहेंगे। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, बनाए किसने, हाइपोथैलेमस ने, और स्टोर किए फिर सीक्रेट किए किसने, पिट्यूटरी ग्लैंड ने, जो कि पार्स नर्वोसा ने। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक हार्मोन के बारे में जानकारी लेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, है ना। इसके एक एक हार्मोन पे बात करेंगे। एक बात यहां पे क्लियर कर दूं कि जो अपने एलएच एंड एफएसएच हैं ये हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही करेंगे, क्योंकि यहां पे इनका अच्छा फ्लो नहीं बनेगा। तो यहां पे कौन से करेंगे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, ग्रोथ हार्मोन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अब ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इतना तो नाम से ही कवर हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन मतलब ये हार्मोन क्या करता है, इंसान की हाइट बढ़ाता है, इंसान की कद बढ़ाता है, उसकी लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंसान के अंदर या तो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, कमी मतलब हाइपो सिक्रीशन, इसकी सिक्रीशन में कमी आ जाए। दूसरी तरफ हाइपर सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंसान में ज्यादा आ जाए।
तो अगर अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन में कमी आ जाए, हाइपो सिक्रीशन हो जाए, उसको हम बोल देंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। देखो सिंपल सी बात है, ग्रोथ हार्मोन किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी आ गया। ड्वार्फिज्म मतलब देखो ड्वार्फ क्या होता है? बोना। ड्वार्फ मतलब बोना। तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो इंसान कैसा हो जाएगा? बोना हो जाएगा, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इधर हाइपर सिक्रीशन में बात करें तो यहां पे दो केस अपने पास आएंगे कि ग्रोथ हार्मोन की जो हाइपर सिक्रीशन है या तो चाइल्ड स्टेज में हो रही है या अडल्ट स्टेज में हो रही है। मैंने क्या बोला कि ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन के दो केस अपने पास आएंगे कि या तो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन चाइल्ड बचपन में ही हो गई या बड़ा होने के बाद अडल्ट स्टेज में हुई। तो बचपन में ही हो गई तो उस बीमारी को बोल देंगे जिजेंटिज्म, या बोल दो आप जाइजेंटिज्म, कुछ भी बोल सकते हो अपने हिसाब से। और अडल्ट स्टेज में हुई तो उसको हम बोल देंगे एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली बिल्कुल क्लियर है। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगाली, सारी बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन अपना क्लियर है। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। देखो प्रोलैक्टिन अपना क्या करता है? इसके दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन। बेसिकली प्रोलैक्टिन का जो एक्शन है ना, कहां होगा? मेमोरी ग्लैंड पे ही होगा, मेमोरी ग्लैंड पे ही होगा। तो मेमोरी ग्लैंड में ये दो चीजें बनाएगा, है ना, दो चीजें बनाएगा, है ना। ये पहला काम क्या करेगा कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, कि मेमोरी ग्लैंड का जो भी साइज है उसकी ग्रोथ को ना, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। अब प्रोलैक्टिन, मैंने बोला प्रोलैक्टिन के दो फंक्शन होते हैं और दोनों के दोनों फंक्शन कहां है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर है। ये पहला फंक्शन क्या है कि मेमोरी ग्लैंड के साइज को, है ना, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। दूसरा क्या है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? मिल्क की फॉर्मेशन होती है, तो मिल्क की फॉर्मेशन कराएगा प्रोलैक्टिन। देखो यहां पे ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन में मैं फिर से बताऊंगा कि मिल्क की फॉर्मेशन सिंथेसाइज कौन कराता है मेमोरी ग्लैंड में? प्रोलैक्टिन। और मिल्क के बाहर आने में कौन मदद करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन में मैं बात बताऊंगा आपको बाद में, पहले इतना याद रखो, है ना। मिल्क की फॉर्मेशन का क्वेश्चन आए तो आंसर जाएगा अब प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन भी अपना क्लियर है। अब हम करते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम बात कर रहे हैं TSH की। देखो ये तो नाम से ही कवर हो रहा है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देगा, ना, नाम से ही कवर हो रहा है कि ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट्स थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, ना, थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे करते हैं क्या? ACTH की बात करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट अपना हार्मोन है ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। ये बेसिकली करता क्या है? स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड। कहां से? एड्रीनल कोर्टेक्स, है ना। बेसिकली क्या है? ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, है ना। अब ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या चीज होती है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या चीज होती है? एड्रीनल कोर्टेक्स क्या चीज होती है? इसको सब भूल जाओ, यहां पे बस आप इसकी फुल फॉर्म याद रखो, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सब अपना एड्रीनल ग्लैंड में कवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये सब अपना कवर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि LH और FSH हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में करेंगे। तो अपना क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी अपना खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्स इंटरमीडिया के ऊपर, यानी इसका एक ही हार्मोन अपने को याद रखना है, MSH। अब हम बात कर रहे हैं MSH के बारे में, है ना। MSH की फुल फॉर्म क्या है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। नाम से ही कवर हो रहा है कि ये मिलेनोसाइट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, है ना। किस पे एक्ट करेगा? MSH किस पे एक्ट करेगा? नाम से ही कवर हो रहा है, मिलेनोसाइट्स पे ये एक्ट करेगा। अब मिलेनोसाइट्स होती क्या है? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिलेनोसाइट्स क्या होती हैं। देखो साइट मतलब सेल, मिलेनो मतलब मिलेनिन, मतलब मिलेनिन कंटेनिंग सेल, है ना। मिलेनोसाइट मतलब देखो साइट मतलब क्या होता है? सेल, और मिलेनो मतलब मिलेनिन, मतलब जिन सेल के अंदर मिलेनिन होता है वो हो गई अपनी मिलेनोसाइट, है ना। और ये मिलेनोसाइट यानी मिलेनिन क्या करता है? अपना पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है ना। फॉर एग्जांपल देखो मिलेनिन बेसिकली होता क्या है? किसी के अंदर बहुत ज्यादा मिलेनिन है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा। किसी के अंदर
अंदर मिलेनिन बहुत कम है तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा गोरा हो जाएगा। तो ये सब कहां से रेगुलेट हो रहा है, अपना मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एमएसएच से अपना रेगुलेट हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं पार्स नर्वोसा के बारे में, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। कौन से हार्मोन हमने देखे, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। और ये बात भी हम क्लियर कर चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ इन दो हार्मोन को स्टोर करती है और सिक्रीट करती है ना। इन्हें बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है। ये एक बहुत अच्छी ट्विस्ट की बात थी, इस पे हम 50 स्टार लगा लेंगे ना, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि ऑक्सीटोसिन असल में करता क्या है और वेसोप्रेसिन क्या करता है। तो पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में देख लेते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन का आते ही, ऑक्सीटोसिन आपके सामने आते ही एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, देखो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये बात तो ठीक है। अब क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा कि फीमेल्स के अंदर कहां पे वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये इसका सुपर हिट क्वेश्चन है, इससे अलग पूछा ही नहीं जाता। देखो फीमेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और दूसरी कहां, फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, अब क्यों कराएगा, सीधी सी बात है, कुछ तो रीजन होगा जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, देखो बच्चा पैदा हो रहा है, अब बच्चा पैदा होगा तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस के अंदर मसल्स की विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब उस कॉन्ट्रैक्शन से फायदा क्या होगा, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको बाहर आने में मदद मिलेगी, है ना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, बच्चे को बाहर आने में मदद मिलेगी। तो ये रीजन अपने को समझ में आ गया, है ना। क्या किया, यूट्रस के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराई ऑक्सीटोसिन ने फीमेल में। ठीक है, और दूसरी बात क्या करेगा, वो मेमरी ग्लैंड में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब मेमरी ग्लैंड में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का फायदा क्या है कि मेमरी ग्लैंड से हमें मिल्क को बाहर निकालना है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से वो मिल्क बाहर आ जाएगा, मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें यूट्रस में और मेमरी ग्लैंड में, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं। देखो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मिल्क की सिंथेसिस कौन सा हार्मोन करता है, तो आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन। मैंने प्रोलैक्टिन में भी यह बात बोली थी, मिल्क की सिंथेसिस कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क को बाहर कौन निकलवा रहा है, अपना ऑक्सीटोसिन, है ना, इसीलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोल देते हैं। या इसका दूसरा नाम मिल्क लेट डाउन ना, मिल्क को बाहर आने में यह मदद कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है मेरे ख्याल से, ऑक्सीटोसिन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यूट्रस, मेमरी ग्लैंड, फीमेल के अंदर मसल की कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल की, इतनी बातें क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वेसोप्रेसिन के बारे में है, वेसोप्रेसिन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वेसोप्रेसिन के बारे में। ठीक है, तो वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। देखो वेसोप्रेसिन में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक। देखो एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब खिलाफ, डायूरेटिक मतलब यूरिन के खिलाफ। ऐसे याद रखना कि ये हार्मोन यूरिन के खिलाफ है ना। यूरिन के खिलाफ मतलब जो बॉडी से यूरिन निकल रहा है ये उसके खिलाफ है, मतलब ये यूरिन को निकलने नहीं देगा, ये पानी को, यूरिन में क्या होता है, पानी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको निकलने नहीं देगा, है ना। तो बेसिकली ये कराएगा क्या, ये डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, किसकी, वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से ध्यान दो कि ये यूरिन के खिलाफ है, मतलब पानी को यूरिन के थ्रू नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के थ्रू नहीं जाने देगा, बिल्कुल खिलाफ है ना, बॉडी में इनको बचा के रखेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। सीधी सीधी बात है, वाटर लॉस को ये रिड्यूस करेगा, बॉडी में पानी को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बना के रखेगा, यूरिन में नहीं बहने देगा, हाँ, यूरिन के खिलाफ है, एंटी डायूरेटिक। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर ये वेसोप्रेसिन या एडीएच के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, अगर एडीएच के साथ गड़बड़ी हो गई तो ये क्या
क्या कर रहा था, देखो बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बचा के रख रहा था, और इसके साथ गड़बड़ी हो जाएगी तो बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट नहीं बचेगा, बार बार बाहर यूरिन के थ्रू बहता रहेगा, मतलब वाटर लॉस होगा, बॉडी से बाहर पानी जा रहा है ना यूरिन के थ्रू, डिहाइड्रेशन। तो सीधी सी बात है यार, बॉडी में पानी बच ही नहीं रहा, बार बार हम यूरिनेशन कर रहे हैं, बार बार यूरिनेशन ना बार बार जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन तो होगी, पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, अब यहां तक कि मैं आपको समरी बता दूं, हम यहां पे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्या, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी में इससे अलग एक भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। देखो, पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, ठीक है, यहां पे एक कंफ्यूजन से यहीं पे बच जाओ कि मेलानिन, मेलानिन एक अलग चीज थी जो हमने कहां की थी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, एमएसएच में। यहां पे क्या है अपना मेलेटोनिन है ना। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। अब मेलेटोनिन के फंक्शन, ये वाले फंक्शन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि ये तो एक 24 आवर रिदम बॉडी की बना के रखता है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल हो गई, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, और क्या ये मेटाबॉलिज्म में भी इसका लेना देना है, और क्या है पिगमेंटेशन में भी इसका लेना देना है, और क्या है डिफेंस, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी में भी इसका लेना देना है, और क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इसका लेना देना है। ये सब एक एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है। देखो, पीनियल ग्लैंड में जनरली क्या होता है, हम ये 24 आवर रिदम याद रख लेते हैं, बाकी सारे भूल जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है, और जो बोलते हैं ना कि तीसरी आंख, तीसरी आंख, तो ये पीनियल ग्लैंड होता है। जो बोलते हैं ना तीसरी आंख, तो ये पीनियल ग्लैंड ही होता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड की बॉडी में लोकेशन देख लेते हैं। देखो, ये अपने एनसीईआरटी के दो डायग्राम है। देखो, ये है बॉडी की वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब कोई इंसान हमारी तरफ अपना फेस करके खड़ा है ना, ये उसकी चेस्ट वाली साइड है, और ये उसी इंसान की है क्या, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड यानी कोई इंसान हमारी तरफ अपनी पीठ करके यानी कमर करके खड़ा हुआ है, तो ये देख रहे हैं। अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देख लो। देखो, ये अपनी क्या है, ट्रेकिया है, ये अपनी क्या है, ट्रेकिया है ना। अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देखें तो वेंट्रल साइड में कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यही हम डोर्सल साइड पे देखेंगे तो देखो, इसको पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। और डोर्सल साइड पे हमें ये क्या दिख रहे हैं, अपने पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहे हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहे हैं, है ना। पैराथायराइड को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थायराइड ग्लैंड को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि थायराइड ग्लैंड कैसा कैसा सा है शेप में, है ना। तो इसी का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है थायराइड ग्लैंड का ही, कि कुछ इस तरीके का थायराइड ग्लैंड अपना कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, लोब होते हैं, दो लोब प्रेजेंट है। देखो यहां पे दिख रहे हैं ना, एक ये अपना लोब हो गया, एक ये अपना लोब हो गया, और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम हमने दिया इस्थमस। ठीक है, हम थायराइड ग्लैंड को देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर लोब्स प्रेजेंट हैं, और ये दोनों लोब क्या हैं, अपने एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड हैं, जिसका नाम हमने दिया इस्थमस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक लोब को, है ना, इसको तय कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। ये हमने थायराइड ग्लैंड को जूम करके देख लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरी एक एक बात पे ध्यान देना, बिल्कुल फोकस करके सुनना, बिल्कुल फोकस, एक एक चीज अपने आप खुल जाएगी। देखो, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा क्या है, एक फॉलिकल है, ये पूरा क्या है, एक फॉलिकल है, ये पूरा एक फॉलिकल, ये पूरा एक फॉलिकल, जो रेड कलर वाला है ना। थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉलिकल, ये पूरा एक फॉलिकल किससे मिलके बना है, ये बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है। देखो, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। ठीक है, तो एक फॉलिकल बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है, और कौन सी सेल, फॉलिकुलर सेल्स से मिलके बना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स ने मिलके एक फॉलिकल बना दिया, और फॉलिकल के अंदर क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। ये बातें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है कि फॉलिकल किससे
मिलके बना फॉलिकुलर सेल्स से, और बीच में क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। ये फॉलिकल की बात अपनी क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि इन फॉलिकल्स के बीच जो ये स्पेस, ये ब्लैक कलर का जो स्पेस सा प्रेजेंट है, इसको हमने बोल दिया स्ट्रोमल टिश्यू। ये पूरा ब्लैक कलर का बीच में जो पड़ा हुआ है, एक तरीके से मैट्रिक्स के जैसे, ये अपना है स्ट्रोमल टिश्यू है, ठीक है। अब यहां पे फॉलिकल सेल के साथ एक और टाइप की सेल प्रेजेंट होती है ना। मैं ये एक रफ डायग्राम है, ये ब्लू कलर की जो मैंने दिखाई है, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ये कौन सी है, पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। तो मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। दूसरी कौन सी सेल्स हैं, पैराफॉलिकुलर। देखो फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, दो टाइप की सेल है। और क्या है बीच में ये जो है टिश्यू पड़ा हुआ है, ये मैट्रिक्स जैसे, ये अपना है स्ट्रोमल टिश्यू, ये अपना है स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। तो अभी अभी हमने बात की कि थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल प्रेजेंट है, एक तो फॉलिकुलर सेल जिन्होंने फॉलिकल बना दिया, और एक पैराफॉलिकुलर सेल, है ना। तो यही बात मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, एक तो होगी अपनी फॉलिकुलर सेल्स और दूसरी हो गई अपनी पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। अब हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। देखो जो अब फॉलिकुलर सेल्स हैं वो दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करेंगी, कौन सा, एक T3 और एक T4। और T3 का मतलब क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। देखो T3 मतलब ट्राई और 4 हो गया मतलब टेट्रा हो गया, तो ये ट्राई आयोडोथायरोनिन और ये है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो ये तो होगी बात फॉलिकुलर सेल्स की। और पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक बहुत सुपरहिट क्वेश्चन आता है कि थायरोक्सिन किसको बोलते हैं, थायरोक्सिन T3 को बोलते हैं या T4 को बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा लॉजिक लगाना। देखो T3 और T4 में से अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है, तो ये 4 है तो ये बड़ा हो गया, T4 बड़ा है, तो थायरोक्सिन किसको बोलते हैं, अपने T4 को बोला जाता है। सारी बातें क्लियर है। थायराइड ग्लैंड में दो टाइप की सेल होती है, फॉलिकुलर सेल एंड पैराफॉलिकुलर सेल, है ना। और फॉलिकुलर सेल कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन प्लस टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये दो हार्मोन है फॉलिकुलर सेल के। और थायरोक्सिन किसको बोला जाता है, अपने T4 को ही बोला जाता है। और इधर पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत सुपर हिट बात है कि आयोडीन इसेंशियल होता है किसके लिए, थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये बात वैसे जनरल नॉलेज की है, सबको पता भी होती है कि थायराइड हार्मोन का और आयोडीन का कोई लेना देना होता है ना। आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए, है ना, बोलते हैं ना आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड की बीमारी होगी। तो ये है कि आयोडीन थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बातें अब याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास आएंगी डिजीज कैसे, देखो सिंपल सी बात है, थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाए, कमी मतलब हाइपो, ये अपने पास एक केस बनेगा। दूसरा केस बनेगा कि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, ज्यादा मतलब हाइपर, है ना। तो कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म और ज्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब हाइपो और हाइपर के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर इनके रिलेटेड जो बीमारी है हमसे पूछी जा सकती है वो मैं यहां पे आपको ट्रिक की हेल्प से यहां पे बता देता हूं। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। और फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में और इसके बारे में फिर वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास बीमारियां हैं, गोइटर, मिक्स एडिमा, क्रिटिनिज्म, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। अब इनमें से अगर एनसीईआरटी में आप ढूंढने जाओगे तो क्रिटिनिज्म वहां पे लिखी हुई है और ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ठीक है। पर यहां पे मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी, है ना। देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये ट्रिक है हाइपोथायरॉयडिज्म की, कि गोइटर, मिक्स एडिमा एंड क्रिटिनिज्म, ये होगी अपनी हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारियां। इतने पे बात को आपको बिल्कुल पैक कर देना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। और इधर हाइपर की बात करें तो सिर्फ एक ही याद रख लेना, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये सिंपल सी बात है, ठीक है।
और मैं यहां पे आपको एक लॉजिकल बात बता दूं कि कॉमन सेंस की बात, कि जब किसी इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना तो उसका वजन बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, वो मोटा होता जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात याद रखना। और इधर हाइपर की बात कर लें तो हाइपर में इंसान का वजन कम होता है, उसका वेट घटता है, वो पतला होता जाएगा। हाइपो में मोटा होता जाएगा, हाइपर में वो पतला होता जाएगा। इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देखेंगे कि हाइपो के बारे में क्या दिया है, हाइपर के बारे में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। देखो एक एक लाइन पे बिल्कुल मेरे साथ रहना है ना, इसको देख के भागना मत, बस एक एक लाइन पे बिल्कुल मेरे साथ रहना, एक एक चीज को समझाऊंगा। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है ना, आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में बच्चा है ना, तो उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो सीधी सी बात है यार, उसके बच्चे में भी क्या हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, मतलब थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। अब थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से जो इस महिला के पेट में बच्चा है उसकी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरेशन, डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरेशन में गड़बड़ी आ जाएगी, है ना। डिफेक्टिव मैच्योरेशन होगी, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, है ना। उस बच्चे में क्या आ जाएगी, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब इसकी वजह से उसमें क्या क्या बीमारियां उसको झेलनी पड़ सकती है। स्टंटेड ग्रोथ, है ना, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, कम ग्रोथ होगी। क्रिटिनिज्म, है ना, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली भी उसको फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा वो कम दिमाग वाला होगा। लो आईक्यू होगा, है ना, वो ये फिर वो इंटेलिजेंस उसमें कम होगी। अब नॉर्मल स्किन उसकी हो सकती है। डिफम्यूटिज्म, ये सब चीजें उसको झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि प्रेग्नेंट महिला के पेट में जो बच्चा है उसको ये चीजें देखनी पड़ सकती है। बट अगर अब एनसीईआरटी में एक अलग से लाइन लिखी हुई है कि अगर एक अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये तो सारी बातें किसके लिए थी, उस बच्चे के लिए हम कर रहे थे। बट ये जो बात है ना, ये एक अडल्ट वुमेन के लिए है, अलग से बात की जा रही है कि अगर किसी अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है। इससे ज्यादा एक भी पॉइंट एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाइपो का तो यहां पे अपना खत्म हो गया, बस क्रिटिनिज्म आपको यहां एक वर्ड देखने को मिलेगा, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हाइपर की, अब बात करने जा रहे हैं हम हाइपर की। देखो हाइपर का मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाए। डिजाइन देख रहे हो, डिजाइन बहुत मस्त बनाया आज मैंने, है ना, और आगे से ऐसे ही मस्त वाले डिजाइन बनाऊंगा और भी ज्यादा मस्त, ठीक है। देखो हाइपर थायरॉयडिज्म की हम बात कर रहे हैं, हाइपर की, तो हाइपर में एक बात तो क्लियर है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे। देखो पूरा लॉजिक समझा करो एक एक बात का, मैं क्या बोलना चाहता हूं, किस लिए बोलना चाहता हूं। हाइपर का मतलब है कि थायराइड हार्मोन अपने ज्यादा हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे तो थायराइड ग्लैंड भी तो अपना बड़ा हो जाएगा, है ना। थायराइड ग्लैंड जब अपना बड़ा होगा उसमें नॉर्मल से ज्यादा सेल्स हो जाएंगी, तभी तो वो ज्यादा हार्मोन क्रिएट करेंगे, है ना। अब ये पूरा लॉजिक पे समझते हैं। देखो अगर किसी के थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी के थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर का मतलब वो इशारा कर रहा है कि रैपिड डिवीजन ऑफ सेल हो जाए ना। अब नॉर्मल डिवीजन हो रही है थायराइड ग्लैंड में, है ना, बहुत सारी सेल डिवीजन हो रही है। अब थायराइड ग्लैंड की क्या है, बहुत सारी सेल्स बन चुकी है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, है ना। तो बहुत ज्यादा सेल्स बन गई तो वो हार्मोन भी तो ज्यादा सिक्रीट करेंगी, तो क्या होगा, अब नॉर्मल हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना। कैंसर हुआ, सेल बहुत ज्यादा हो गई, तो हार्मोन भी ज्यादा हो गया, और थायराइड हार्मोन का ज्यादा होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अपनी हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अपने को पूरा लॉजिक समझ में आ गया। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के रिलेटेड एनसीईआरटी में एक ही बीमारी दी हुई है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव डिसीज, ठीक है। देखो एक एक वर्ड को यहां समझते हैं। देखो ग्रेव का मतलब क्या होता है, मुर्दा, ग्रेव का मतलब होता है मुर्दा, है ना। ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान, और ग्रेव मतलब मुर्दा। पहली बात यहां क्लियर है। और यहां क्या है, एक्सोप्थेल्मिक। देखो ऑप्थेल्मिक क्या होता है, ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज होता है आंखों के लिए, आईज के लिए। एक्सो मतलब बाहर, है ना, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक
ऑप्थेल्मिक मतलब क्या है, आंखों के लिए, मतलब उसकी आंखें बाहर आ चुकी हैं। और ग्रेव मतलब मुर्दा, मतलब इंसान की आंखें इतनी बाहर आ चुकी है कि वो मुर्दे जैसे लग रहा है ना, मोटी मोटी आंखें हो गई। अब मेरा एक बात मैंने बोली थी वो याद करो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में इंसान मोटा हो जाता है और हाइपर में इंसान बहुत पतला हो जाता है। अब इंसान बहुत ही पतला होता जाएगा तो उसकी आंखें क्या है, आपको बाहर दिखाई देंगी, है ना, वो एक तरीके से मुर्दा दिखाई देगा, इसीलिए इस बीमारी का नाम ये पड़ता है ना। तो सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट तो होगी ही होगी, है ना। देख लो, हम यहां कर रहे थे हाइपर में क्या है, बड़ा ग्लैंड हो जाएगा, सेल डिवीजन होगी, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। दूसरा क्या है, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स जो है वो बाहर की तरफ आ चुकी है, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब इंक्रीज्ड बीएमआर, देखो थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, ठीक है। अब थायराइड, देखो मैंने क्या बोला, थायराइड, एक बात को यार जल्दी मत मचाया करो, एक चीज को ना आराम से सुनना है, उसको समझना है। देखो मैंने क्या बोला कि थायराइड हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब अगर हाइपो कंडीशन आ जाएगी, मतलब थायराइड हार्मोन में कमी आ गई, तो क्या हो जाएगा, अपना बीएमआर भी कम हो जाएगा, है ना। देखो थायराइड हार्मोन में कमी आएगी तो बीएमआर भी कम हो जाएगा, और थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए, हाइपर कंडीशन आ जाए, तो बीएमआर भी अपना इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या है, अपना हाइपर कंडीशन है तो बीएमआर भी इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने अभी भी बोला था कि वेट लॉस मतलब इंसान पतला हो जाएगा हाइपर कंडीशन में, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई अपनी, हाइपो भी खत्म है, हाइपर भी खत्म है। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड हार्मोन के फंक्शंस की, ठीक है। देखो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस मतलब बेसिकली वो बोलना क्या चाह रहा है, T4 और T3 का फंक्शन बता रहा है। मेनली तो अपना T4 ही होता है, जो थायरोक्सिन होता है, ये तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, बीएमआर रेगुलेशन, बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन करता है। ये तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने अभी भी बताया था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन, यही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है। दूसरा फंक्शन अपनी एनसीईआरटी में दिया आरबीसी प्रोडक्शन में भी इसका लेना देना होता है। तीसरा फंक्शन क्या है, पीसीएफ का मेटाबॉलिज्म, पीसीएफ यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का मेटाबॉलिज्म कराएगा। और फोर्थ फंक्शन इसका है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब एक मजे की बात बताता हूं, हमें सबको ये बीएमआर तो याद रह जाएगा, बट ये तीनों पक्का हम भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि थायराइड का और इनका कोई लेना देना बन नहीं रहा, है ना। नेचुरली सोच के देखो माइंड में, इनका कोई लेना देना थायराइड के साथ बनेगा नहीं, और ये हम भूल जाएंगे। तो इनको याद रखना है, आरबीसी प्रोडक्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, और क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये बातें, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, T3 T4 क्लियर है, मतलब फॉलिकुलर सेल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पैरा फॉलिकुलर के हार्मोन यानी टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन, देखो इसके नाम में आ रहा है कैल्सी मतलब कैल्शियम, इसके नाम में ही आ रहा है कैल्सी मतलब कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करता है। और अच्छे से अगर आप याद रखो तो ये हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, ऐसे याद रखना कि टीसीटी क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को घटा देगा, कम कर देगा। हाँ, मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, इसको ऐसे ही याद रखना, पैराथायरॉइड में भी फिर अपने को मजा आ जाएगा कि टीसीटी क्या करता है, एक हाइपोकैल्शियम, हाइपो मतलब कम कर देगा, किसको, कैल्शियम मतलब कैल्शियम को ब्लड में ये कम कर देता है। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं किसकी तरफ, पैराथायरॉइड हार्मोन की तरफ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैराथायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन देख लेते हैं। हमने थायरॉइड ग्लैंड में देखा था कि ये बॉडी की वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड। वेंट्रल साइड मतलब ये बंदा हमारी तरफ अपनी चेस्ट करके खड़ा है, और ये बंदा अपनी डोर्सल यानी ये बंदा अपनी पीठ यानी कमर करके हमारी तरफ खड़ा हुआ है। तो हम किसी इंसान को उसकी कमर की तरफ से देखते हैं तो उसके देखो ये ट्रेकिया है, ये गर्दन के पीछे, यहां ये
ये है क्या अपना थायराइड ग्लैंड, और पीछे से यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ये क्या दिखेंगे अपने को, चार क्या दिखेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड दिखेंगे ना, चार दिख रहे हैं कि देखो ये अपना थायराइड ग्लैंड का एक लोब था, ये थायराइड ग्लैंड का दूसरा लोब था, है ना, तो दो हैं एक लोब के ऊपर, दो हैं एक लोब के ऊपर, तो चार अपने पास पैराथायराइड ग्लैंड है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हार्मोन की बात करें तो इसका नाम ही क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड, तो इसके हार्मोन का भी नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। सिंपल सी बात है, इसको पीटीएच भी बोल देते हैं, पी से पैरा, टी से थायराइड, एच से हार्मोन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका फंक्शन सिर्फ एक ही याद रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, इसीलिए वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। अब इसके साथ ही मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अपना जो थायरोकैल्सिटोनिन था वो क्या कर रहा था, वो एक तरीके से कैल्शियम को कम कर रहा था, वो हाइपोकैल्सिमिक था। हाइपो मतलब कम, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, ठीक है। और ये कैसा है, हाइपर कैल्सिमिक। हाइपर मतलब ज्यादा और कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम को बढ़ाएगा और ये कैल्शियम को कम करेगा, है ना। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन क्या है, दोनों कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो हमने कर ली कि ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। अब कैसे बढ़ाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा कैसे, ठीक है। तो अब एक जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज लगा के देखो कि बॉडी में कैल्शियम कहां कहां पे बढ़ सकती है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम वेस्ट जा रहा है, हम उसको क्या है, हम कैल्शियम का क्या है, रीअब्जॉर्प्शन यूरिनरी ट्रैक में हम बढ़ा देंगे ना, रीनल ट्यूब्यूल्स में। पहला रास्ता ये है। दूसरा ये है कि हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू थोड़ा बहुत कैल्शियम जा रहा है, हम उसका वहां भी उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ना, डाइजेस्टिव ट्रैक में उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ना। मेरी बातों पे ध्यान देना कि मैं क्या रिलेट करना चाहता हूं। हमने यूरिनरी ट्रैक से रीअब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम को, मतलब बॉडी के अंदर बढ़ा दिया। हमने डाइजेस्टिव ट्रैक से उसको अब्जॉर्ब कर लिया है ना, उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, मतलब उसको बॉडी के अंदर हम बढ़ा रहे हैं, ब्लड के अंदर हम अब बढ़ा रहे हैं। और तीसरा क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है। तीसरा अपना कहां होता है, कैल्शियम हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है। आपने सुना है ना कि किसी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो मतलब उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो अब ये क्या करेगा, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, एक तरीके से इन हड्डियों को डिसॉल्व करने लग जाएगा ना, बोन डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, मतलब बोन से वो कैल्शियम उठा के कहां डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। देखो पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना। वो कैसे भी बढ़ाए, है ना, तो वो तीन रास्ते से बढ़ाएगा। कैसे कैसे बढ़ाएगा, ये तो रीनल ट्यूब्यूल से उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक से उसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। तीसरा क्या है, बोन्स के पास बहुत सारा कैल्शियम है तो बोन्स से वो कैल्शियम उठा के ब्लड में डाल देगा। कुल मिला के वो ब्लड में बढ़ा रहा है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ना, तो थाइमोसिन्स वो रिलीज करता है। थाइमोसिन्स मैंने दो साइड लिख दिया कि ताकि एक साइड खाली ना रहे ना, एक साइड खाली रह जाएगी तो बुरा मान जाएगी। तो थाइमस का हार्मोन्स कौन से हैं, थाइमोसिन्स है, थाइमोसिन्स है, ठीक है। अब मैंने यहां तीन एरो लगाए हैं, ये तीन एरो क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में थाइमस के रिलेटेड सिर्फ तीन ही पॉइंट दिए हुए हैं, इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लेना। सबसे पहला पॉइंट है थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ठीक है। अब यहां सबसे बड़ा आइडिया क्या लग रहा है, देखो एओर्टा के पास, मतलब सबसे बड़ा आइडिया यहां पे लग रहा है कि थाइमस जो अपना है वो हार्ट के पास सिचुएटेड होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थाइमस की लोकेशन कहां है, अपने हार्ट के पास है, अपने दिल के पास
पास है, ठीक है। अब सेकंड अपना पॉइंट है कि जो ये थाइमोसिन्स हैं जो कहां से रिलीज हुए हैं, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हुए हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? तो थाइमोसिन्स का फंक्शन होता है इम्यूनिटी को डेवलप करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनेगा। देखो, इम्यूनिटी अपने पास दो टाइप की होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI और एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी HI, ठीक है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि थाइमोसिन्स जो है या थाइमस ग्लैंड बोल लो, उसका लेना देना सेल मीडिएटेड के साथ होता है या ह्यूमोरल के साथ होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब इसका आंसर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल मीडिएटेड में भी उसका लेना देना है और ह्यूमोरल में भी उसका लेना देना है। दोनों टाइप की इम्यूनिटी को वो डेवलप करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे करता है, सेल मीडिएटेड को कैसे करेगा, ह्यूमोरल को कैसे करेगा। देखो, सेल मीडिएटेड को कैसे करता है, टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये तो हो गया अपना सेल मीडिएटेड। अब ह्यूमोरल में हम सबको पता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या आती है, अपनी एंटीबॉडीज आती हैं, तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को ये प्रमोट करेगा, है ना। तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी में इसका लेना देना हो गया। सेल मीडिएटेड में कैसे टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करेगा और ह्यूमोरल में कैसे एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट थाइमस के बारे में एनसीईआरटी में क्या है कि ओल्ड एज, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है या बूढ़ी होती है, कुछ भी ले लो, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, जो ये थाइमस ग्लैंड है ना, ये डीजनरेट होने लग जाता है, ठीक है। अब एक कंडीशन इमेजिन करो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थाइमस अपना डीजनरेट हो रहा है। अब थाइमस जब डीजनरेट होगा तो थाइमोसिन्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो थाइमोसिन्स का फंक्शन क्या था, इम्यूनिटी को डेवलप करना। अब थाइमोसिन्स में कमी आ गई तो इम्यूनिटी अपनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। मतलब अब एक मेरी बात याद करो, जो नॉर्मल आप यूज भी करते हो कि बूढ़े आदमियों की इम्यूनिटी कमजोर होती है ना, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। सारी बातें क्लियर होगी थाइमस के बारे में, यही पॉइंट है, इससे अलग पॉइंट नहीं है। हार्मोन क्या है, थाइमोसिन्स, दूसरा क्या है, लोकेशन है अपना, तीसरा क्या है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है और ओल्ड एज में वो डीजनरेट हो जाता है, इसलिए इम्यूनिटी अब वीक हो जाती है। तो ये है अपना पैंक्रियास, ठीक है। अब यहां पे देखो, पैंक्रियास जो अपना ग्लैंड होता है उसमें एक मजे की बात होती है कि उसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और उसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है। देखो, सिंपल सी बात है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब इस चैप्टर में, हार्मोन वाले चैप्टर में अपने काम का कौन सा है, पैंक्रियास का एंडोक्राइन वाला पोर्शन। तो एक्सोक्राइन कहां पे था, तो एक्सोक्राइन था पैंक्रियास का कहां पे, जो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक के जो भी पैंक्रियास के एंजाइम्स है वो वहां पे डाइजेशन वाले में आ जाएगा, ठीक है। एक और बात यहां पे याद रखेंगे कि पैंक्रियास का 98 to 99% पोर्शन कौन कवर करता है, अपना एक्सोक्राइन पार्ट, और एंडोक्राइन में सिर्फ छोटा सा पोर्शन 1 से 2% ही पोर्शन होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का फ्लो पकड़ेंगे। अब क्या है, एनसीईआरटी का फ्लो पकड़ेंगे। देखो, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन में क्या होते हैं, 1 से 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन क्या होते हैं, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, है ना, या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, कुछ भी बोल लो। एक बार फिर से फ्लो पकड़ते हैं अपना कि पैंक्रियाज में क्या होता है, 1 to 2% अपना एंडोक्राइन पोर्शन होता है, और ये एंडोक्राइन पोर्शन किससे मिलके बना है, 1 से 2 मिलियन इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस से मिलके बना है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस की बात करें तो इनके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की सेल, कौन सी, एक अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल, ठीक है। अब अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 स्टार 30 स्टार लगा लेंगे। और बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, इंसुलिन रिलीज करेगी। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या था, इस चैप्टर में हार्मोन चाहिए थी और इन हार्मोन का हमें फंक्शन पढ़ना है। एक बार फिर से करते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन किससे मिलकर बना है, 1 से 2 मिलियन इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस से, और इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, एक अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, ग्लूकागोन, और दूसरे टाइप की सेल है बीटा सेल्स, जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगी, इंसुलिन सिक्रेट करेगी। अब बेसिकली हमें करना क्या है कि ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होता है और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज
करेंगे। तो इनकी कंफ्यूजन से बचाने के लिए आप कुछ इस तरीके से इसको याद रखना, ये अपना है इंसुलिन, ये अपना है ग्लूकागोन, है ना। इंसुलिन किसने सीक्रेट किया था? अपने बीटा सेल्स ने। ग्लूकागोन किसने? अल्फा सेल ने। देखो बेसिकली होता क्या है, इंसुलिन भी और ग्लूकागोन भी ये किससे रिलेटेड है? अपने ग्लूकोज से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ग्लूकोज को मेंटेन करने के रिलेटेड है दोनों हार्मोन। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करेंगे? तो इनको देखो याद करने का तरीका बताता हूं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएंगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। मैंने पहली बात क्या बोल रही कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों क्या करेंगे? ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं बॉडी में, पहली बात बोली। और दूसरी बात क्या बोली कि इनको याद कैसे रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है और ग्लूकागोन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को जो कम कर देगा, कहां पे? ब्लड के अंदर, पहली बात। दूसरी बात इधर करें, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, कहां पे? अब ब्लड के अंदर। इतनी बातें हम क्लियर कर चुके हैं कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम कर देगा। और दूसरी तरफ हम इसका एक और पॉइंट याद रख लें कि अगर ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज को कम कर देगा तो सेल के अंदर क्या है? बढ़ा देगा। सिंपल सी बात याद रखेंगे, इसके ऑपोजिट है कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज कम होगी तो वो कहां घुस जाएगी? सेल्स के अंदर घुस जाएगी। और इधर ग्लूकागोन में बात करें तो ये हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब ब्लड के अंदर इसने ग्लूकोज को बढ़ा दी। तो जाहिर सी बात है ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ेगी वो कहां से आएगी? सेल से। हाँ, मतलब सेल के पास नहीं पहुंच रही, मतलब सेल में कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, चीजें बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है। ब्लड में घटेगा तो सेल में बढ़ जाएगा ग्लूकोज, इधर ब्लड में बढ़ेगा तो सेल में घट जाएगा अपना ग्लूकोज। ठीक है, अब इनको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूं याद करने का। ये वाला आप फ्लो याद रखना कि ब्लड, लीवर, पैनक्रियाज। ब्लड, लीवर, पैनक्रियाज, इनमें रिलेशन कैसे दिखाना है ये देखते हैं। देखो पैनक्रियाज से क्या रिलीज होंगे? अपना इंसुलिन भी और अपना ग्लूकागोन भी। ठीक है, अब देखो मेरी अब बातें इमेजिन करो। अगर मैं पहली कंडीशन बोल रहा हूं, अगर ब्लड के, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? हमें उस ग्लूकोज को कम करना है ना। तो ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? हाइपोग्लाइसेमिक। देखो ब्लड के अंदर अगर बढ़ जाए तो ब्लड के अंदर कम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। तो पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन को रिलीज कर देगा। अब इंसुलिन क्या करवाएगा? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम कर देगा और सेल में बढ़ा देगा। और सेल भी कौन सी? अपनी लीवर की सेल्स, हेपेटोसाइट्स, है ना। मतलब क्या है? जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा था, लीवर उस ग्लूकोज को उठा लेगा, है ना। ब्लड में कम हो जाएगा और लीवर की सेल्स में बढ़ जाएगा। ये पहली कंडीशन है जो हमने बात की कि ग्लूकोज अगर बढ़ जाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए, है ना, घट जाए, तो क्या होगा? अब देखो ब्लड में ग्लूकोज अगर कम हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता कौन है? अपना ग्लूकागोन बढ़ाता है, ग्लूकागोन, है ना। तो क्या होगा? पैनक्रियाज अपना ग्लूकागोन रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो लीवर सेल्स के पास क्या पड़ा था? अपना ग्लूकोज पड़ा था। तो लीवर सेल से उठा के ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देगा। अब लीवर सेल से उठाएगा तो लीवर सेल्स के पास ग्लूकोज कम हो जाएगा और ब्लड में अपना इंक्रीज हो जाएगा ना। बिल्कुल रिलेट हो गई सारी चीजें। अब देखो कुछ कंडीशंस आप इमेजिन करो कि मान लो मैं आज खाना नहीं खाता मतलब मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो आज का दिन तो मेरी बॉडी जैसे तैसे उसको मेंटेन कर लेगी, है ना। या फिर दूसरी कंडीशन, मैं किसी शादी में गया और मैं बहुत सारे रसगुल्ले खा गया, गुलाब जामुन खा गया, मतलब मेरी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज चला गया, तो उसको भी मेरी बॉडी किसी तरीके से मेंटेन कर लेगी। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन। बट अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, है ना, हमारी बॉडी में कोई अब बीमारी हो जाए, तो हमारी बॉडी में मान लो इंसुलिन की कमी हो गई। अब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इंसुलिन कर क्या रहा था? अब ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा था। तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज कम नहीं हो पाएगा, अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड में
में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब ब्लड में ग्लूकोज बहुत दिनों तक, है ना, प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन, बहुत दिनों तक अगर बढ़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज अपने यूरिन में भी दिखाई देगा, है ना। देखो मैंने क्या बोला कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन अगर ऐसी हो जाए कि हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज ब्लड के साथ यूरिन में भी अपना दिखाई देगा। और ये किसका इंडिकेटिव है? डायबिटीज का इंडिकेटिव है। डायबिटीज कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस, है ना। और एक डायबिटीज होती है, दूसरी डायबिटीज इंसिपिडस होती है। वो हमने कहां पढ़ी थी? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाले में। और ये डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, इधर इससे रिलेटेड है। और क्या है? ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज के साथ साथ यूरिन में कीटोन बॉडीज भी दिखती हैं। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ग्लूकोज के साथ साथ यूरिन में कीटोन बॉडीज भी नजर आएंगी। अब नेक्स्ट अपना ग्लैंड है कौन सा? एड्रीनल ग्लैंड। देखो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, और इसीलिए इसको बोल देते हैं हम सुप्रारीनल ग्लैंड। देखो सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो कौन सा हो गया? सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना, एड्रीनल ग्लैंड। देखो अब एड्रीनल ग्लैंड को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, दो पोर्शन। एक तो हो गया कोर्टेक्स जो बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा, और मेड्यूला जो अंदर वाला, है ना। ये तो एक यूनिवर्सल सी चीज है, जो कि कोर्टेक्स होता है हमेशा बाहर वाला पार्ट होता है, और मेड्यूला जो होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जो कोर्टेक्स है वो एड्रीनल ग्लैंड का 80 to 90% पोर्शन बनाता है, और मेड्यूला कितना? 10 to 20% पोर्शन बनाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, बहुत जरूरी है। जो कोर्टेक्स होता है ना, जो एड्रीनल कोर्टेक्स होता है वो मिजोडर्मल इन ओरिजिन है, और मेड्यूला कैसा है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से करते हैं, कोर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मेड्यूला के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एड्रीनल कोर्टेक्स। देखो हमने एड्रीनल कोर्टेक्स को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, आउटर, मिडल और इनर, ठीक है। आउटर कौन सा है? जोना। आउटर कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल कौन सा है? जोना फेसिकुलेटा। और इनर कौन सा है? जोना रेटिकुलरिस। अब ये इनके क्या है? हार्मोन है। ये इनके हार्मोन है कौन से? ग्लोमेरुलोसा का कौन सा है? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। फेसिकुलेटा का है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और रेटिकुलरिस का है गोनेडोकोर्टिकोइड, ठीक है। अब यहाँ पे इनको याद रखने की आपको एक सिंपल सी साधारण सी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो मयंक गांधी MG, है ना, मयंक गांधी की GF यानी गर्लफ्रेंड, मयंक गांधी की GF कैसी है? गोरी है। GO यानी गोनेडोकोर्टिकोइड्स, री मतलब रेटिकुलर, गोरी, ठीक है। देखो मयंक गांधी की GF कैसी है? गोरी है। ये इनकी सिंपल सी ट्रिक है। अब बारी बारी से बात करेंगे मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और इसके बारे में। देखो गोनेडोकोर्टिकोइड्स को यहाँ पे आप स्किप कर दो, क्यों कर दो? क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो इनको यहां स्किप कर दो। हम यहां ये 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। देखो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स में जो हार्मोन है, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे मेन हार्मोन है वो कैसा है? एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब ये काम कहां करता है? मेनली एट, कहां करेगा, कहां काम करेगा? DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करेगा। और यहां पे क्या करवाएगा? ये सॉल्ट एंड वाटर की अब्जॉर्प्शन कराएगा, और एक्सक्रीशन किसकी कराएगा? पोटेशियम और फॉस्फेट आयन की, ठीक है। याद रखेंगे एल्डोस्टेरोन कहां पे काम करेगा? DCT एंड CD यानी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। वाटर एंड सॉल्ट की क्या कराएगा? अब्जॉर्प्शन कराएगा। और एक्सक्रीशन बाहर किसको रिमूव करेगा? निकालेगा किसको? पोटेशियम आयन को और फॉस्फेट आयन को। अब देखो सिंपल सी बात है, ये सॉल्ट की क्या करा रहा है? अब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मतलब बॉडी के अंदर सॉल्ट को ये रिटेन कर रहा है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिजोल। मेन हार्मोन क्या होता है? कोर्टिजोल। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। देखो कोर्टिसोल से बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। मैं आपको काउंट करवा दूंगा कौन से। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, ये इसका फंक्शन है। देखो
अब सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, ये बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ेगा। देखो ऐसे याद रखना, सिंपल तरीके से ऐसे याद रखना, बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ेगा। अब बड़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब पॉलीसैकेराइड जब टूटेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलेस्ट पार्ट में, मोनोसैकेराइड्स में जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। कि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, कुल मिला के ग्लूकोज बना रहा है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड को हम तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली किस में टूटेंगे, ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड में वो टूटने वाले हैं। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा है ये, तो सिंपल सी बात है, ये ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा रहा है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज की मात्रा को ये ब्लड में बढ़ा रहा है। ठीक है, अब फैट पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था, ये बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ता है। पॉलीसैकेराइड को इसने तोड़ा और फैट को भी ये तोड़ देगा। अब फैट यानी लिपिड्स को तोड़ना मतलब लाइपोलिसिस। लाइपो मतलब लिपिड और लिसिस मतलब तोड़ना। प्रोटीन के भी सेम है, बिल्कुल प्रोटीन है उनको तोड़ देगा। देखो प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिसिस मतलब तोड़ देगा, है ना। तीनों को क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है। ठीक है, अब याद रखने लायक बात मैं फिर से बता दूं, याद रखने लायक बात क्या है, देखो फैट और प्रोटीन का आपको याद रह जाएगा। बस कार्बोहाइड्रेट में ये याद रखना है कि बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के या क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। और ग्लूकोज क्या है, वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, और क्या है दूसरी बात, यहाँ पे लाइफ सेविंग हार्मोन किसको बोलते हैं हम, कोर्टिजोल को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और भी फंक्शन, ये फंक्शन आपको याद रखना है, वो तो याद रह जाएंगे, ये आपको भूलने वाले हैं पक्का, ये अपने को याद रखना है। इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, क्या, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री सी फॉर केमिस्ट्री से आएगा कोर्टिजोल, के से आया ये किडनी फंक्शन में भी अपना रोल प्ले करेगा, और क्या है, बी फॉर ब्लड याद रख लेना। ठीक है, बी फॉर बुक से ये ब्लड याद रख लेना, मतलब ब्लड के अंदर ये चीजें होने वाली है, उनमें भी कोर्टिजोल का बहुत अच्छा रोल होता है। कहाँ का, आरबीसी प्रोडक्शन में इसका रोल होता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में इसका रोल होता है। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब डब्ल्यूबीसी पे भी ये काम करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी, मतलब सारा ब्लड के रिलेटेड ही काम आ रहा है। केमिस्ट्री की बुक है ना, केमिस्ट्री सी से कोर्टिजोल, के से किडनी, ये ब्लड में अपना आ गया, आरबीसी आ गई, ये कार्डियोवैस्कुलर भी ब्लड के रिलेटेड आ गया, और ये भी अपना क्या आ गया, डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड आ चुका है। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोल दूं कि एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स में कमी आ जाए, ये कमी का निशान है, अगर एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो जाहिर सी बात है अपनी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाएगी। क्रॉस यानी कांटा मारा हुआ है मैंने, गड़बड़ी का निशान यहां पे शो किया है ना। देखो एड्रीनल कोर्टेक्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्या लेना देना है, ये हम देख चुके हैं, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स में कमी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसी डिजीज को क्या बोलते हैं, एडिशन डिसीज बोलते हैं। एनसीईआरटी में दी हुई है, याद रखेंगे। अब एड्रीनल कोर्टेक्स के बाद बारी है एड्रीनल मेडुला की। ठीक है, देखो एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन्स रिलीज करेगा उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। अब ये कैटेकोलामाइन्स दो टाइप के हैं, पहला कौन सा है अपना एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन, या इसको एडीआर भी बोल देते हैं, एड्रीनालिन मतलब एडीआर, और दूसरा है नोर एड्रीनालिन या नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एड्रीनल मेडुला के दो हार्मोन होते हैं, कौन से, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये हार्मोन कब होते हैं, ये हार्मोन कब रिलीज होते हैं, जब इमरजेंसी कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैं किसी जंगल में गया और वहां पे मेरे सामने क्या आ गया, एक शेर आ गया, एक खूंखार शेर मेरे सामने आ गया, तो क्या हो जाएगी मेरे लिए वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी। हाँ, अब या तो मेरे को शेर से लड़ना पड़ेगा ना, फाइट, या तो लड़ना पड़ेगा, या फ्लाइट मतलब वहां से मैं उड़ जाऊंगा, मतलब वहां से भाग जाऊंगा। तो इन हार्मोन्स को, है ना, देखो वैसे तो एड्रीनालिन के लिए ज्यादा अच्छे वर्ड यूज होते हैं ये वाले सारे, बट एनसीईआरटी में कॉमन ही दिया हुआ है कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या फिर फाइट हार्मोन बोलते हैं, या फिर फ्लाइट हार्मोन्स इनको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन
के दौरान या अचानक से कोई स्ट्रेस कंडीशन आई उस दौरान ये रिलीज होते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की देखो, फंक्शन को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अभी जो मैंने सिचुएशन बताई थी ना कि मेरे सामने जंगल में शेर आ चुका है, उसी सिचुएशन को याद करो, सारे फंक्शन अपने आप बनते चले जाएंगे। देखो, मेरे सामने अगर शेर आ जाए तो अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्टनेस मेरी इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट सी बात है। ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, मेरी प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी कि ये क्या देख लिया मैंने जंगल में, है ना। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, पाइलो इरेक्शन, मतलब रेजिंग ऑफ हेयर, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। शेर को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वेटिंग, सीधी सी बात है यार, शेर देख लोगे तो स्वेटिंग, पसीना तो आएगा ही आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। अब शेर को देखोगे यार तो हार्ट बीट तो इंक्रीज हो जाएगी, दिल धक 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 करेगा, है ना। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ना पूरे सांस चढ़ जाएंगे, है ना, जल्दी जल्दी सांस लोगे, सांस हांफने लग जाओगे। तो ये सारी चीजें तो शेर से अपनी याद हो गई, कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब वो वाली चीजें तो याद रह जाएंगी, बट ये भी एनसीईआरटी में फंक्शन दिए हुए हैं कि इसके एड्रीनालिन के और नॉर एड्रीनालिन के ये भी फंक्शन होते हैं। ये आपको पक्का भूलेगा ना, वो याद रह जाएगा। इसको याद रखना है अच्छे से कि क्या करते हैं कि एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स, प्रोटीन्स, है ना। ये क्या करते हैं, देखो सबका ब्रेकडाउन नहीं कर रहे हैं, ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन, लिपिड का भी ब्रेकडाउन और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा तो किसमें होगा, इनटू ग्लूकोज के अंदर होगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बॉडी के अंदर, या बोलो अच्छे से बोलो कि ब्लड के अंदर ये वाले हार्मोन क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को इंक्रीज यानी अब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी इसमें। अब देखो इसमें ध्यान से देख लो, अपने सारे ग्लैंड्स हो चुके हैं, पिट्यूटरी अपना हो चुका है, पीनियल हो चुका है, थायराइड हो चुका है, एड्रीनल हो चुका है, पैंक्रियाज हो चुका है, थाइमस हो चुका है, अब पैराथायराइड भी हो चुका है। अब नेक्स्ट अपने कौन सा आया, गोनड्स। अब गोनड्स में अपने पास आएंगे, मेल्स के अंदर आ जाएंगी टेस्टिस और फीमेल के अंदर आएंगी ओवरी। ठीक है, अब टेस्टिस और ओवरी को कहां पढ़ते हैं हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। यहां पढ़ के मजा खराब नहीं करेंगे ना, नहीं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या मक्खियां मारेंगे, तो यहां इनको नहीं पढ़ेंगे, वहीं इनका फ्लो बनेगा और वहीं इनको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो अपना हो गया कंप्लीट। अब अपने बचते हैं अदर ऑर्गन्स मतलब बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अब इन पे करते हैं बात। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट की। ठीक है, हार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो हार्ट में होता है एट्रिया। देखो हार्ट में क्या होता है, अपने पास एट्रिया होता है, वेंट्रिकल होती हैं। तो जो एट्रिया होता है ना, तो एट्रिया की जो वॉल होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या होता है, ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि हार्ट में जो एट्रिया होता है, उस एट्रिया की वॉल्स जो होती हैं वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर यानी ANF। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात करें तो ANF करता क्या है, ये करता है ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। अब ब्लड वेसल जब डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर अपना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे क्या बना कि ANF अपने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा याद करने लायक कुछ भी नहीं है। हार्ट में है एट्रिया की हैं दीवारों ने सिक्रेट किया ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर और उसने क्या किया, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया। अब ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली अपना डिक्रीज यानी कम हो जाएगा। ठीक है, हार्ट अपना क्लियर है। अब हार्ट के बाद हम बात करते हैं किसकी बारे में, किडनी के बारे में कि किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, पूरा फ्लो पकड़ना है ना, डिजाइन देख रहे हो कितना मस्त है, डिजाइन बहुत मस्त बना है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं। देखो किडनी में होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, है ना, एक एक बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। किडनी के अंदर होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। अब देखो यहां
यहां पे सिंपल सारी चीजें अपने आप बन गई। देखो पोएसिस, पोएसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन करना, और इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, मतलब ये इरिथ्रोसाइट की क्या करवाएगा, फॉर्मेशन कराएगा, यानी रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी, है ना, आरबीसी की ये फॉर्मेशन कराएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किडनी के अंदर होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जो एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करेंगी जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। अब पोएसिस, देखो ये इरिथ्रोपोएटिन क्या कराएगा, फिर इरिथ्रोपोएसिस कराएगा। अब पोएसिस का मतलब होता है क्या, किसी चीज की फॉर्मेशन करना, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, मतलब ये इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन कराएगा। इतनी बातें क्लियर है, किडनी क्लियर है, हार्ट क्लियर है, किडनी क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जीआईटी की, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहां से जीआईटी से हमें 4 पेप्टाइड हार्मोन मिलते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल कॉपी पेस्ट की जा रही है। जीआईटी से 4 पेप्टाइड हार्मोन मिले, कौन से, पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा है सिक्रिटिन, नेक्स्ट है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके, और लास्ट है अपना गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जीआईपी। जीआईपी यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जीआईटी से अपने 4 पेप्टाइड हार्मोन मिले, एक गैस्ट्रिन, एक सिक्रिटिन, एक कोलिसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके, और एक है अपना गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज यानी जीआईपी, ठीक है। अब इनके हम फंक्शन देख लेते हैं, इनके बारी बारी से फंक्शन देख लेते हैं। देखो गैस्ट्रिन क्या करता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, गैस्ट्रिन मतलब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में, है ना, नाम से ही पता लग रहा है, गैस्ट्रिन मतलब ये एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमक के ग्लैंड्स, अब स्टमक के ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा तो स्टमक में क्या स्टिमुलेट कर सकता है, सिंपल सी लॉजिकल बात है यार, स्टमक में क्या होता है, अपना HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, उनको वो स्टिमुलेट करा देगा। तो गैस्ट्रिन तो सिंपल है, ठीक है। अब देखो सिक्रीटिन का भी मैं आपको गैस्ट्रिन से ही याद कराऊंगा। देखो गैस्ट्रिन ने क्या किया, HCl को बढ़ा दिया, यानी एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर दी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। मैं सिक्रीटिन आपको याद करवा रहा हूं गैस्ट्रिन की हेल्प से। देखो गैस्ट्रिन ने क्या किया, HCl को क्या कर दिया, बढ़ा दिया अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में, मतलब एसिडिक कंडीशन उसने क्रिएट कर दी। अब उन एसिडिक कंडीशन को ठीक करने के लिए अपना आया सिक्रीटिन, है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। सिक्रीटिन ने क्या किया, फिर पेनक्रियाज पे एक्ट किया। पेनक्रियाज भी कौन सा, अपना एक्सोक्राइन, है ना, देखो डाइजेस्टिव में पढ़ रहे हैं जीआईटी, तो एक्सोक्राइन ही अपने को पढ़ना है। एंडोक्राइन तो अपना इंसुलिन और ग्लूकागोन वाला बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, पेनक्रियाज पे एक्ट किया, तो पेनक्रियाज से क्या निकला, अब सिक्रीशन किसकी हुई, वाटर की और बाइकार्बोनेट्स आयन की। अब वाटर भी और बाइकार्बोनेट्स आयन भी क्या करेंगे, इस एसिडिक सिक्रीशन को बैलेंस कर देंगे ना, याद करने का तरीका है। तो गैस्ट्रिन भी क्लियर है, सिक्रीटिन भी क्लियर है ना, बस ये याद रखें। देखो गैस्ट्रिन कहां था, नाम से ही हो रहा है स्टमक पे, और सिक्रीटिन अपना पेनक्रियाज पे। इस बात पे 10 स्टार लगा लो, सिक्रीटिन कहां है, पेनक्रियाज पे एक्ट कर रहा है ना, और वाटर और बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके। ये क्या करेगा, अपना पेनक्रियाज पे भी एक्ट करेगा और गोल ब्लैडर पे भी ये एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा तो पेनक्रियाज में क्या है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, उनको सिक्रीट करा देगा, और गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, अपना बाइल स्टोर होता है, तो वहां से ये बाइल जूस को सिक्रीट करा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना लास्ट है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम से ही कवर हो रहा है कि गैस्ट्रिक यानी स्टमक, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट कर देगा, है ना, मतलब ये स्टमक की जो सिक्रीशंस हैं या स्टमक में जो मोटिलिटी है उनको इनहिबिट कर देगा। हाँ, स्टमक मतलब गैस्ट्रिक, है, तो जीआईपी क्या करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी। तो ये अपना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो एनसीईआरटी से बिछड़ के आपके सामने आई है एक ताजा पर्ची, है ना, बिछड़ के आई है इसलिए थोड़ी सी मायूस लग रही है, पर कोई बात नहीं। देखो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है अपना कि पेप्टाइड हार्मोन कौन से, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्टीरॉइड, ये है ना, तो इनको याद करना भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है, भूल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए ही मेरे को मजा आता है ट्रिक बनाने में, है ना। और बेकार ट्रिक नहीं बताऊंगा, अच्छी ट्रिक बताऊंगा, लॉजिक वाली ट्रिक बताऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रहेगी। देखो हम पहले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, हॉर्मोन्स कौन से हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, पीएच इज इक्वल टू पीएच।
पीएच को क्या करो, पीएच के इक्वल कर दो, ठीक है। अब इस पीएच का मतलब क्या, देखो सारे हार्मोन पी से हो रहे हैं ना अपने, पेप्टाइड पी से, पॉलीपेप्टाइड पी से, प्रोटीन पी से, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड, और एच से अपना आ गया हार्मोन हार्मोन हार्मोन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इक्वल कर देंगे पीएच के यानी पी से अपना आ जाएगा पेनक्रियाज, और पी से ही अपना आ जाएगा पिट्यूटरी, और एच से अपना आ जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब पेनक्रियाज के हार्मोन कौन से हैं अपने पास, इंसुलिन है और ग्लूकागोन है, और पिट्यूटरी के देखो पिट्यूटरी हार्मोन कवर हो गया, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक हार्मोन कवर हो गया। तो इजीली, बहुत इजीली हमने ये याद कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, कौन सा, स्टीरॉयड हार्मोन। इसमें कौन से, कोर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। देखो बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, देखो स्टीरॉयड वर्ड को पढ़ के देखो, स्टीरॉयड वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आता कि कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कोई केमिकल है ना। तो स्टीरॉयड वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे ओल है ना, अल्कोहल का ओल हो गया, ये ओल भी अल्कोहल का है, ऑन किसका है, कीटोन का है, प्रोजेस्टेरोन इसमें भी ऑन आ रहा है तो कीटोन का है। तो सिंपल सी बात है भाई, जिस भी हार्मोन के पीछे आपको फंक्शनल ग्रुप यानी केमिस्ट्री दिख जाए उसको डाल दो स्टीरॉयड वाले में ना, कोर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है क्या, आयोडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। इसमें तो कुछ याद करने का नहीं है, आयोडो यानी आयोडीन से भी याद आ जाएगा, और थायराइड हार्मोन तो होते ही क्या हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और अमीनो एसिड वाले को आप ए को ए से मैच करा दो, ए को ए से मैच करा दो, ए फॉर अमीनो, ए फॉर एड्रीनालिन, है ना। एड्रीनालिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एपिनेफ्रिन, है ना। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल इजी हो गया। अब देखो हम हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। देखो हार्मोन्स यहाँ पे अपने पास दो टाइप के हैं, एक होंगे अपने फैट सोल्यूबल और एक होंगे बिना फैट सोल्यूबल, ऐसे याद रख लो, एक फैट सोल्यूबल एक बिना फैट सोल्यूबल। अब सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि जो अपनी ये फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी होती है, किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। तो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लिपिड की बनी हुई है तो जो फैट सोल्यूबल हार्मोन होंगे वो डायरेक्ट अंदर एंट्री मार जाएंगे, बट जो फैट सोल्यूबल नहीं है वो क्या है, डायरेक्ट अंदर एंट्री नहीं मार सकते। तो बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो हार्मोन फैट सोल्यूबल नहीं है ना, या बोल लो कि प्रोटीन हार्मोन उनको बोल लो, है ना, जैसे कि FSH। अब ये डायरेक्ट अंदर एंट्री तो मार नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, अपना एक तरीके से वो होता है ना डाकिया, एक पोस्टमैन को भेजेंगे ना। पोस्टमैन क्या है, अपना सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हार्मोन आया, मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी मैसेंजर की। सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा हो सकता है, साइक्लिक AMP हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, और ये आगे जाके अपना फिर जो भी हार्मोन आया था जिस भी काम के लिए वो आगे बॉडी में अपना रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम फैट सोल्यूबल हार्मोन की। फैट सोल्यूबल क्या है, अंदर घुस जाएगा, है ना। ये हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, फैट सोल्यूबल है ना। लिपिड हार्मोन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन के ऐसे अंदर घुस गया, और आगे अंदर क्या था, इसका हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट था। अब ये रिसेप्टर पे बाइंड करके क्या बना देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बॉडी के जीनोम, है ना, जो DNA है अपना, जो भी है मतलब अपना जीनोमिक, आप समझ गए ना, जीनोम के साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इसके साथ इंटरेक्ट करके जो भी इस हार्मोन का फंक्शन है, जैसे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का जो भी फंक्शन है वो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा।